Hello and welcome to IFMC. Let me give you my introduction first. My name is Puneet Grover. About 10 years of experience working with LKP Securities, जहाँ पे basically मैं portfolio handle कर रहा था clients का, also giving calls on various strategies in future and options, जिसके अंदर हम अलग अलग markets के अंदर अलग अलग strategies बना के trade करते थे. I have worked with international hedge fund also, Hybrid International, जहाँ पे हम paper trade handle करते थे. इंडिया में पेपर ट्रेड नहीं होते, बट अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकांग जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, एंड वी यूज टू हैंडल दैट फॉर हाइब्रिज. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर विद वेरियस कॉलेजेस, जैसे अरबिंदो कॉलेज हो गया, खालसा कॉलेज हो गया एंड वेरियस अदर्स. सो जो आज कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स. बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हैं जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो इस कोर्स को कर सकते हैं. कोई जना जो रिटायर्ड है वो इस कोर्स को कर सकता है. ऑलरेडी जॉब में है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, मार्केट को जानना चाहते हैं, कैसे मार्केट में एंटर करें, क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कैसे मार्केट को रीड करा जाए, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, कंपनी को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें जान लें, तो वो सारी चीज़ें आप इस कोर्स में जान पाएंगे. कोई भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है. मैं कहूँगा हर वो काम जुआ है, हर वो काम सट्टा है जिसकी आपको नॉलेज नहीं है. तो बेटर ये है कि अगर आप नॉलेज ले लेंगे और उसके बेसिस पे अगर आप मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी. तो आइए जानते हैं इस कोर्स में क्या क्या है. मार्केट में कौन कौन सी एसेट्स हैं जहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं. बेसिकली जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसी एसेट्स जो क्या है, फिजिकल एसेट्स है. फिजिकल एसेट्स कौन सी हो गई, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऐसी एसेट्स जो क्या है, आई वुड कॉल देम एज फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स में हम इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसी एसेट्स जहाँ पे क्या है हमारी फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, ऐसी एसेट्स जहाँ पे हमारी क्या है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स हैं. फिक्स्ड एसेट्स और फिजिकल एसेट्स. फिजिकल एसेट्स क्या क्या हो सकती है हमारी. अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं कहाँ लगा सकता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ अगेन फ्यू पार्ट्स में. ऐसी एसेट हो सकती हैं जो क्या है, लैंड है. इसके अलावा वी कैन पुट द मनी इन बिल्डिंग, इन प्रॉपर्टी, गोल्ड, बिजनेस. तो दीज आर सर्टेन एसेट्स जहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं. किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं. क्या, लैंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कितना पुराना प्रोडक्ट है. भाई लैंड जो है वो अलॉटमेंट कहाँ से हुई है, और क्या चेक करेंगे. सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, किसने इस लैंड को अलॉट करा है. क्या डीडीए ने करा है, जीडीए ने करा है, गांव की ज़मीन है, कैसे है. इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इस पैसे के अंदर या इस चीज़ में पैसे लगाने पर क्या रिस्क है. चौथी चीज़, मैं जब पैसा लगा रहा हूँ तो मैं ये भी पहले सोच लूँ कि क्या रिटर्न है. और कोई चीज़ कि कल को मैं अगर बेचता हूँ तो उसके ऊपर टैक्स कितना आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए. कल को ऐसा ना हो कि जिससे मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ ये जो पेपर है यही फर्जी हो. तो ये कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है. छठी चीज़ हमारे को ये पता होनी चाहिए, इज़ देयर एनी लिक्विडिटी. लिक्विडिटी समझते हैं कि कल को मुझे बेचनी है तो क्या ये बिक भी जाएगी कि नहीं. कि कल अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं मार्केट से पैसा चाहता हूँ, अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, क्या मुझे बाहर मिल जाएगा कि नहीं. पता जी, ज़मीन ले ली हमने आउटस्कर्ट्स पे जाके पहाड़ की चोटी पे, और भाई साहब बेचने जाते हैं तो कोई बाहर ही नहीं मिलता. तो ये जानना भी ज़रूरी है. हमें ये सारी चीज़ें पहले पता रहेंगी तो हम शायद इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे. तो ये हमारी कुछ एसेट्स हो गई जो क्या है, फिजिकल एसेट्स है, जो कि क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड. लेडीज नॉर्मली दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट गोल्ड क्या एक कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी एसेट है, नहीं. गोल्ड में पिछले कुछ टाइम के अंदर हम देख तो रहे हैं कि रिटर्न दिया है, बट अगर मैं एक्चुअली देखूं तो यूएस में 2010 के अंदर गोल्ड का रेट होता था अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $1300 के आसपास. वहाँ पर हाई लगा $1800 के आसपास.
इंडिया में उस टाइम पे रेट होता था नियरली अबाउट 21,000 के आसपास, हाई हमने देखा तकरीबन 38,000 के आसपास। यूएस में आज रेट है $1,300। कायदा ये बोलता है कि यहाँ पर भी रेट ये 21,000 होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज डॉलर। उस टाइम डॉलर का रेट था 45 और आज इस डॉलर का रेट है 70। सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर ये $45 आ जाए तो मैं आपको गोल्ड ये 21,000 दिखा दूंगा। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी भी है गवर्नमेंट पे, उस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती थी, आज इंपोर्ट ड्यूटी भी आ गई है, तो इस वजह से भी जो है गोल्ड का रेट बढ़ गया है। ठीक है, हम हाँ सेफ्टी के लिए पैसा रखना चाहते हैं, पहनने के लिए रखना चाहते हैं, हम गोल्ड में रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज फिक्स रिटर्न्स। फिक्स रिटर्न्स कहाँ हो सकती हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट है एफडी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या एफडी सेफ है? नहीं। क्या बैंक डूब नहीं सकता? डूब सकता है। अभी रिसेंटली एक बैंक डूबा है, कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा बैंक है? पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। हाँ जी। तो बैंक के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी कौन? आरबीआई। जो क्या गारंटी करती है पता है? इट गारंटीज ओनली 1 लाख रुपीज पर अकाउंट। इससे 1 रुपये भी फालतू नहीं। बहुत सारे लोगों के पैसे फंस गए, बट एफडी नॉर्मली लोग सेफ मानते हैं, तो बट स्टिल एफडी इज़ नॉट सेफ। बैंक के ऊपर रिस्क है, तो हम ये भी ध्यान रखें किस बैंक में पैसा डाल रहे हैं, क्या बैंक है, उसके शेयर प्राइस का भी ध्यान रखें, उसके रिजल्ट्स का भी ध्यान रखें, कौन उसका रेगुलेटर है वो भी ध्यान रखें। ये बैंक जो था ये छोटा बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, जिसके अंदर अलग अलग बेसिकली जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने पैसा लगा रखा था। जो इसके प्रोमोटर्स थे उनकी और कुछ कंपनीज भी थी, तो जब उनकी कंपनीज में डिफ़ॉल्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उन्होंने उस कंपनी को बचाने के लिए बैंक का पैसा जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे आ गए, विजय माल्या जैसे, जिन्होंने भैया बैंक से लोन लिया और भाग गए, या ये कह लो प्रोमोटर जो थे वही फ्रॉड थे, जिन्होंने वो बैंक बनाया था उन्होंने क्या करा, अपनी एक कंपनी बनाई, उसको लोन दे दिया बैंक से, और अल्टीमेटली उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो हमारे को ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर एफडी है तो ज़रूरी नहीं कि एफडी सेफ है, एफडी में भी रिस्क है। तो हमें बैंक की पोजीशंस जाननी ज़रूरी है कि कैसा बैंक है, कौन इस बैंक को रेगुलेट कर रहा है, कौन प्रमोटर है। इस बैंक के फाइनेंशियल्स भी हमारे को बहुत कुछ बता सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा लगा दिया बट ये नहीं चेक करा बैंक में है क्या, बैंक की एनपीएस बढ़ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमने पैसा लगा रखा है, तो हमारा काम है उस चीज़ को एनालाइज करना, किसी और का काम नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, जैसे कि कमेटी हो गया, चिट फंड हो गया, कमेटी वाले भाग जाते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि हमने जिस प्रोडक्ट में पैसा लगाया वो क्या है, वो कमेटी है। कमेटी के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क है, वहाँ पैसा डूबने का भी ज़्यादा रिस्क है। ओके, इसके अलावा कोई एफडीज के अलावा जहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, बैंक एक और प्रोडक्ट देता है दैट आर कॉल्ड एज रिकरिंग डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स के अलावा एक और प्रोडक्ट दैट आर कॉल्ड एज आरडीज, रिकरिंग डिपॉजिट्स, जहाँ पे आप क्या करते हैं, हर महीने, हर साल या हर हफ्ते की या डेली की कोई भी एक टाइम फ्रेम जिसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स। इसके अलावा एनएससी, एनएससी क्या होता है? हाँ, इट इज़ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कहाँ से मिलेगा हमें? नॉर्मली पोस्ट ऑफिस। अब इसके डूबने के चांस ज़्यादा हैं कि इसके डूबने के चांस ज़्यादा है? चाहे पोस्ट ऑफिस लॉस में भी रन हो रहा होगा तो भी उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि क्या है, पोस्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम। इसीलिए सरकारी बैंकों को बचाने के लिए सरकार आ जाएगी। एसबीआई में नुकसान हो रहा होगा, सरकार बचाएगी। पीएनबी में लॉस हो रहा होगा, सरकार बचाएगी, चाहे सरकार को अपने पास से पैसे क्यों ना डालना पड़े, चाहे उसके बाद पेट्रोल के रेट ही क्यों ना बढ़ाने पड़े, चाहे कोई टैक्सेस ही बढ़ाने पड़े, चाहे जीएसटी ही बढ़ाना पड़े। तो गवर्नमेंट चीज़ों के डूबने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहेंगे देन दी प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट। और कोई इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम पैसे डाल सकते हो, जहाँ फिक्स रिटर्न्स मिले? म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न्स एंड में एक लाइन बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर। पीपीएफ क्या हो गया?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये कहाँ से मिलेगा? क्या कोई भी जना इसमें पैसा डाल सकता है? कोई भी जना डाल सकता है? हाँ, कोई भी जना डाल सकता है। कहाँ से मिलता है? बैंक्स, या फिर यू कैन ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज़ और भी ये भी पता होनी चाहिए कि क्या इनके अंदर कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या है, लॉक इन है। पीपीएफ, देयर इज अ लॉक इन पीरियड। हाँ, द लॉक इन पीरियड इज 15 ईयर्स। 15 साल से पहले पैसे आप नहीं निकाल सकते। आप लोन ले सकते हैं उस पैसे के ऊपर 3 साल के बाद, बट नॉर्मली 15 ईयर से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। और कोई इंस्ट्रूमेंट इसके अलावा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा बोरो करती है, विच आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ इनमें से ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन ट्रेडेबल हैं। 689 GS 2023 इस टाइप से हमारे को रेट मिलता है। इसमें दिस मीन्स 6.89 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड दिस इज द मैच्योरिटी पीरियड। इसको कूपन रेट भी कहा जाता है और इसको बोल दिया जाता है मैच्योरिटी पीरियड। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड्स आते रहते हैं। कोई बॉन्ड जो भी आया हुआ है रिसेंटली, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अनाउंस करा है PSU बॉन्ड्स, मैच्योरिटी पीरियड 3 years एंड 10 years, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड गवर्नमेंट ने जो PSU कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट होएगा। इसके अलावा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज, इनके टाइम टू टाइम बॉन्ड्स आते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट बॉडी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो कर रही है, उसको क्या बोल देते हैं? बॉन्ड्स। और यही कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे हम डिबेंचर्स बेसिकली, एंड दे आर कॉल्ड एज NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पहले क्या होता था? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आते थे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर में हो जाते थे कन्वर्ट। बट अब नॉर्मली क्या आते हैं? NCDs आते हैं। NCDs को एग्जांपल दे सकता है कौन कौन से पिछले आए हों? मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, SREI फाइनेंस, DHFL, जिसके ऊपर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ भी आ रही है कि दे आर नॉट गिविंग द इंटरेस्ट ऑन देयर डिबेंचर्स। अपने जो डिबेंचर्स जो इन्होंने दे रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं। और इनकी जब भी ये स्कीम्स या डिबेंचर्स आते हैं, इनको क्या है? रेटिंग्स दी जाती हैं। अलग अलग कंपनीज हैं जो रेटिंग्स देती हैं। कोई बता सकते हैं कोई सी कंपनी जो रेटिंग देती हो? केयर, इक्रा, ये कुछ इंडियन कंपनीज। इसके अलावा क्रिसिल, मूडीज, S&P, ये सारी कुछ इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज हैं जो बेसिकली रेटिंग्स देती हैं। कंट्री को भी रेट दे सकती हैं, कंपनीज को भी रेटिंग दे सकती हैं, और जो डिबेंचर्स हैं उनको भी रेटिंग दे सकती हैं। तो आज की डेट में DHFL के जो डिबेंचर्स हैं इनको रेटिंग दी गई है D। D मीन्स डिफॉल्ट, कि जो जना पैसा लगा रहा है देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ दी गेटिंग अ मनी बैक। बट इक्विटी होल्डर से पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? शेयर वाले को पहले पैसे नहीं मिलेंगे, पहले मिलेंगे डिबेंचर होल्डर को। कंपनी अगर डूबेगी तो पहले किसको पैसे मिलेगा? जिससे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ने पैसा बोरो करा हुआ है उसी को तो मिलेगा, इक्विटी होल्डर को नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, एंड और इस टाइप की गवर्नमेंट स्कीम्स। एक स्कीम पीछे आई भी थी, दैट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसमें भी अगर आप चाहें तो पैसा डाल सकते हैं।